So guys, first chapter is introduction to microeconomics and macroeconomics. Let's go through it and I will explain it to you in both English and Hindi. If you guys don't understand something, please ask me in comments or by messaging me, and I'll be more than happy to help you again. So microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word mikros, which means small or a millionth part. The term macros is derived from the Greek word makros, which means large. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. So basically क्या है कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस बनाए गए हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है छोटा या मिलियंथ पार्ट, यानी किसी एक चीज़ का मिलियंथ पार्ट. और मैक्रो जो होता है उसका मतलब होता है लार्ज. ये जो टर्म्स हैं ये एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिश ने 1933 में ये किया था. ठीक है, यहाँ पे रैगनार एंटोन किटल फ्रिश के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. We know that he got a Nobel Prize in Economics in 1969. He was a pioneer of econometrics, application of mathematical models, statistical techniques. He coined many economic terms and he is known as a producer of microeconomics, and the aggregate economy was called as macroeconomics by him. So there is some kind of reviews here, but that's okay. Let's start with the meaning. Okay, now coming to meaning of microeconomics. Micro means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. It studies the economic actions and behavior of individual units, such as an individual customer, individual producer, or a firm, the price of a particular commodity or a factor, etc. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि माइक्रो मतलब किसी एक चीज़ का एक स्मॉल पार्ट होना. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्मॉल पार्ट मतलब नेशनल इकोनॉमी के एक छोटे से हिस्से का डील करते हैं. ये स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक एक्शंस, बिहेवियर किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का या किसी एक इंडिविजुअल फर्म का किस तरह से होगा, उस किसी कमोडिटी की प्राइस का या कोई फैक्टर उस पर किस तरह से लागू होगा. इस डिस्कशन को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है, now let's go to the definitions. You've already studied some important definition of microeconomics. Let us review some more definitions. Maurice Dobbs says microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. तो मॉरिस डॉब क्या कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिस तरह से हम माइक्रोस्कोप में देख के बहुत छोटी छोटी चीज़ को भी देख लेते हैं, उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स भी जो है वो इकोनॉमिक्स के एकदम छोटे से पार्ट को देखने का एक तरीका है. एंड प्रोफेसर A.P. लर्नर क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर A.P. लर्नर इज सेइंग दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. The following chart gives an idea of the scope of microeconomics. तो प्रोफेसर A.P. लर्नर क्या कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रोस्कोप को देखने के जैसा है. कि अगर समझो किसी एक ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप पूरे देश की इकोनॉमिक्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, तो जिस तरह ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे इंडिविजुअल जो कई सारे सेल्स हैं जो कि मिल के एक इकोनॉमी बनाते हैं बॉडी की. जैसे कि जो वो इंडिविजुअल्स और वो हाउस होल्ड जो कि कंज्यूम करते हैं, और वो इंडिविजुअल्स और वो हाउस होल्ड्स जो कि और वो फर्म्स जो कि प्रोड्यूस करती हैं, प्लस बाकी के सारे जो फैक्टर्स इसमें प्ले होते हैं, उन सब को मिला के एक साथ आप जब अलग अलग देखते हो, सॉरी मिला के नहीं, जब आप उनको अलग अलग देखते हो तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. Now coming to the scope of microeconomics. The scope of microeconomics is originally divided into three parts: theory of product pricing, theory of factor pricing, and theory of economic welfare. Theory of product pricing is again classified into demand analysis and supply analysis. Theory of factor pricing is classified into rent, wages, interest, profit. And theory of economic welfare is classified into efficiency in production, efficiency in consumption, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीन मेन फैक्टर हैं. आपकी चीज़ों की कीमत के ऊपर क्या थियरी है, किसी फैक्टर की कीमत के ऊपर क्या थियरी है, और इकोनॉमिक वेलफेयर की क्या थियरी है, और इनके सब पार्ट्स हैं. हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे.
Let's start with the theory of product pricing. The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग की थियरी क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इस बात पे डिटरमाइन होता है कि किस तरह का मार्केट में डिमांड है और किस तरह का उसके सामने सप्लाई है. माइक्रो इकोनॉमिक्स उस डिमांड के एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, और उसके सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर किस तरह का सप्लाई क्रिएट कर पा रहा है, किस तरह का सप्लाई फुलफिल कर पा रहा है. नाउ कमिंग टू थियरी ऑफ factor pricing. In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. तो ये क्या कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड यानी कि जो ज़मीन जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लेबर जो आपको मजदूरी लग रही है, कैपिटल जो आपने पैसा लगाया है उस चीज़ को बनाने में, और एंटरप्रेन्योर जो मालिक ने धंधा शुरू किया है, ये चारों जो फैक्टर्स हैं इनका ही कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, यानी कि माल बनाने के प्रोसेस में इन चारों का कंट्रीब्यूशन है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें मदद करती है ये पता लगाने में कि जो फैक्टर के इनपुट्स हैं उसका क्या फ़र्क पड़ता है. जैसे कि जो फैक्टर जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो फैक्टर है उसका क्या फ़र्क पड़ता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में. यानी लैंड का सीधा सीधा रेंट में, लेबर का सीधा सीधा वेजेस में, कैपिटल का सीधा सीधा इंटरेस्ट में और एंटरप्रेन्योर का सीधा सीधा प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट होगा, और वही फैक्टर प्राइसिंग की थियरी बताती है. Now coming to theory of economic welfare. Theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. Economic efficiency involves three efficiencies: efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. तो ये क्या बोल रहा है कि वेलफेयर की जो थियरी है वो काम करती है इस तरह पे कि आपने रिसोर्सेज को किस तरह से कितनी अच्छी तरीके से एलोकेट किया है ताकि वो एग्जैक्टली बराबर एलोकेट हो. एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ को अच्छी तरह से करना, एफिशिएंटली करना, यानी कि कम लिमिटेड इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेके आना. तो एफिशिएंसी जो किसी भी रिसोर्स के एलोकेट होने पे होती है वो तब होती है जब लिमिटेड इनपुट से मैक्सिमाइज्ड सेटिस्फैक्शन मिल सकता है जो भी वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उनको. तो इसमें तीन टाइप की होती है. एक होता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी का तरीका क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाइए, बट आपका पास जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है. यानी कि अगर समझो मैं कपड़ा बनाने की मेरी कंपनी है, जैसे मैं जीन्स बनाता हूँ, तो मैं कितनी जीन्स बना पाता हूँ, कितना लिमिटेड लेबर में, लिमिटेड जगह में, प्लस लिमिटेड रॉ मटेरियल को यूज़ करके, ये मेरा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसमें वो एफिशिएंट इस तरह से है कि वो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरह से वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि पूरी सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है. यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से कोविड वैक्सीन की बात हो गई. अब अगर कोविड वैक्सीन जो है उसका एफिशिएंसी इन कंजम्पशन तब साबित होगा जब वो सबको मिल जाएगी. बराबर. अगर ऐसा होगा कि खाली कुछ सिटीज़ में ही लोगों को मिलेगी और विलेजेस में नहीं मिलेगी तो वो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन नहीं कहलाई जाएगी. बराबर. यानी कि आपको एफिशिएंसी इन कंजम्पशन तब मालूम पड़ेगा जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर किसी के पास. ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सोसाइटी का निकाले. यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल देख रहे हैं, लेकिन आपको एफिशिएंसी तो आपको टोटल सोसाइटी की ही देखनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है. Now coming to overall economic efficiency, it means the production of those goods which are most desired by the people. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करना जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लोगों के द्वारा. ठीक है.
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं वो वही होनी चाहिए जो लोगों को ज़रूरत हो, तभी वो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का ये होगा। यानी कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती और मैं वहाँ पे जाकर ऐसी चीज़ें ऐसी जैसे रेनकोट अगर मैं सेल करूँ और वहाँ पे हार्डली 2 दिन बारिश होती है साल में, तो वो एफिशिएंट नहीं है। या फिर अगर मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे बहुत गर्मी है और मैं वहाँ पे जाके रादर देन सेलिंग एयर कंडीशनर्स में हीटर सेल करूँ, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑल्सो शोज व्हाट अंडर व्हाट कंडीशंस दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में ये भी मालूम पड़ता है कि किस कंडीशंस पे ये सारे एफिशिएंसी अचीव होते हैं। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study the aggregates relating to the whole economy. This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies are beyond the limits of माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ तक जाएगा। तो आपको समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो प्राइस थियरी पे और रिसोर्स एलोकेशन पे, यानी कि किस चीज़ की कितनी कीमत होनी चाहिए और कौन सी चीज़ किसे मिलनी चाहिए, ये दो ही पॉइंट्स के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है। वो कभी भी पूरी इकोनॉमी को नहीं देखता। उसके अप्रोच में नेशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई यानी कि गरीबी हो गई, बेरोज़गारी हो गई, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब जैसे कि अब आपको पता है कि इंडिया के 1% लोग जो हैं वो इंडिया का 80% वेल्थ ओन करते हैं, यानी कि 1% लोगों के पास 80% वेल्थ है और बाकी का 99% जो लोग हैं उनमें आपस में सिर्फ 20% वेल्थ ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जैसे अब आप बॉम्बे में तो ये बहुत जगह देखते हैं कि बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उसके बाजू में आप लोग देखेंगे कि बहुत ही हम्बल ड्वेलिंग्स है और वो दोनों बाजू बाजू में है। यानी कि एक जगह पे एक आदमी 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है और एक जगह पे एक आदमी हार्डली 5,000 रुपये महीने का कमा रहा है। तो ये जो है ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। नाउ कम एंड दिस ऑल्सो डजंट टॉक अबाउट व्हाट, इट डजंट टॉक अबाउट थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो थियरी ऑफ ग्रोथ क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो हर साल उसमें आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा प्रोडक्शन, ये थियरी ऑफ ग्रोथ है। बिजनेस का साइकिल होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, इट इंक्रीजेज इट्स कैपेबिलिटी एंड देन इट फॉल्स, दैट्स अ बिजनेस साइकिल का थियरी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बाहर है, ठीक है। Now coming to features of microeconomics. So study of individual units. Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household, etc. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या फीचर्स है, उसमें पहला है कि अगर जो इंडिविजुअल यूनिट्स की जो स्टडी है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उस बिहेवियर को स्टडी करता है जहाँ पे एक एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात होती है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ कमिंग टू प्राइस थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद determination of the prices of goods and services as well as factors of productions, hence it is known as price theory। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे काम करता है, ये काम करता है इस चीज़ पे जहाँ पे आप किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का प्राइस डिसाइड करते हो, किसी सर्विस का, किसी सेवा का प्राइस डिसाइड करते हो और साथ में उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर लगते हैं, इसीलिए इसे एक्सक्यूज मी, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइस थियरी। नाउ कमिंग टू पार्शियल इक्विलिब्रियम, let's say equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम कहता है कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब बैलेंस हो दो फोर्सेस में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पार्शियल इक्विलिब्रियम आता है वो इसलिए है क्योंकि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल फर्म है या इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, उसको बाकी सारे फोर्सेस से हम आइसोलेट करके सिर्फ उसी का ही इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, यानी कि बाकी जो फोर्सेस हैं उसको हम साथ में चेक नहीं करते, इसलिए ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। Now coming to
fourth point, it is microeconomics is based on certain assumptions. Microeconomics begins with the fundamental assumption, other things remaining constant, ceteris paribus, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions make the analysis simple. ये आप लोग को पूरी ज़िंदगी कॉमर्स में सुनने मिलेगा, आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के कोई प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि बाकी जो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करने वाले। तो क्या क्या है उसके अंदर, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसमें मोनोपोली नहीं है, डायपोली नहीं है, उसके मल्टीपल कंपनीज वही चीज़ बना रहे हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। लाइसे फेयर पॉलिसी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो कि बिजनेस फ्रेंडली होती है, जो कि जस्ट होती है, उसमें कोई भी अनजस्टनेस नहीं होता, कोई बायसनेस नहीं होता। प्योर कैपिटलिज्म, कम्प्लीटली मार्केट बेस्ड, किसी तरह की सब्सिडी नहीं, किसी तरह का सोशलिज्म नहीं, जो है वो सामान जो है वो सिर्फ डिमांड पे और सप्लाई पे ही उसका प्राइस डिटरमाइन होगा, ना कि कोई और रीज़न से। अब इसका एग्जांपल कैसे मैं दे सकता हूँ, जैसे अभी समझो आप फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई चीज़ें फ्री में या सस्ते में देती हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे राशन सस्ते में मिल रहा है। अब ये टाइम पे जब राशन आप सस्ते में या फ्री में दे रहे हो तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ऐसी किसी अदर रीजनिंग से, जहाँ पे आप इसको मतलब मार्केट के प्रोडक्ट से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक तरीके का ये हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन हो जाता है। तो ये जो लॉजिक है ये आप मान के चलोगे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने के टाइम पे कि ये सारी चीज़ें इक्वल हैं, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। नाउ कमिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे भी मतलब आप एक चीज़ मान के चल रहे हो कि लोग एम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट गोना बी एन इशू व्हेन यू डिस्कस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारे अजम्पशन से ये जो है ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्लाइसिंग मेथड। Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies these units separately in detail. For example, study of individual economy out of national income, study of individual demand, out of aggregate demand, etc. तो ये क्या कह रहा है, ये स्लाइसिंग कह रहा है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और फिर हर एक टुकड़े को अलग अलग देखता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल इनकम है तो उसको नेशनल इनकम से कट करके देखेगा, अगर इंडिविजुअल डिमांड है तो एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड में से कट करके देखेगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल डिमांड को। Now coming to use of marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take economic decisions using this principle. तो ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म में हम क्या करते हैं कि जो भी चेंज आता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के आने के वजह से, तो उसे हम मार्जिनल एनालिसिस कहते हैं। यानी कि अगर समझो फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रही थी और उस कंपनी का एक एक्स अमाउंट ऑफ टर्नओवर था, फिर उस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट डाला और फिर उस टर्नओवर में एक अमाउंट डिफरेंशिएशन हुआ। जैसे कि अभी समझो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम पेप्सी। अब पेप्सी की मेन ब्रांड्स क्या हैं, पेप्सी है, लेज़ है, फिर 7 अप है, ऐसे 2-3 उनके ब्रांड्स हैं। अब अगर आप इमेजिन करो कि पेप्सी ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, जैसे उसने थोड़े साल पहले ब्लू पेप्सी लॉन्च की थी, अब उसके आने की वजह से उसका डिमांड अगर बढ़ता है तो वो डिफरेंस जो है वो उसके आने के बाद हुआ है। तो ये जो एनालिसिस है, जो कोई चीज़ किसी एक प्रोडक्ट के लॉन्च होने से जो डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको मार्जिनल एनालिसिस कहते हैं। नाउ कमिंग टू एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हर तरह के मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, जहाँ पे जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे कई सारी कंपनियाँ compete कर रही हैं, मोनोपोली जहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी है और वही काम कर रही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनियाँ तो हैं लेकिन एक तरीके का एक ही कंपनी का होल्ड है, और ऑलिगोपोली यानी कि हैं एक से ज़्यादा कंपनीज बट जो बहुत पैसे वाला है उसका ही मार्केट उसके हिसाब से ही चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एन ऑलिगोपोली। जैसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि
अमेज़ॉन है। अभी अगर आपने खुद का एक छोटा वेबसाइट बनाया और आपने लोगों को बोला कि भाई मेरे वेबसाइट से आप सामान खरीदो, मैं घर बेचूंगा, और उसके सामने अमेज़ॉन है, तो लोग अमेज़ॉन ही चूज़ करेंगे, आपको नहीं चूज़ करेंगे। एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज अमेज़ॉन के पास वो कैपेबिलिटी, अमेज़ॉन उतना बड़ा है जिसके वजह से वो इंश्योर करता है कि कंपनियां जो मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको प्रेफर करती हैं। तो वो एक तरीके का मतलब वो आपसे कम्पीट नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, वैसे इंडिया में वैसा नहीं है कि खाली अमेज़ॉन है, क्योंकि हमारे पास फ्लिपकार्ट और बाकी ऑप्शंस भी है, बट मैंने एक एग्जांपल दिया। ओलिगोपोली आपको मोस्टली देखने को मिलेगा ऐसी कंपनीज़ में जो गैस रिजर्व्स और इस पे काम करती हैं, तो क्योंकि उनका एक तरह का ये सब हाई कॉस्ट वाले बिजनेस है। अभी आप जाके क्रूड ऑयल ढूंढने तो नहीं निकल सकते हो, बराबर, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल ढूंढने वाली जो कंपनीज़ हैं जो क्रूड ऑयल सर्च में काम करती हैं, वो एक तरह की ओलिगोपोली होती हैं। अब एक लेवल के ऊपर ही कंपनियां ये कर सकती हैं, कोई भी जाके क्रूड ऑयल सर्चिंग कंपनी नहीं खोल सकता, करेक्ट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ओलिगोपोली। नाउ कमिंग टू लिमिटेड स्कोप, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली individual units. It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो लिमिटेड खाली एक ही चीज़ पे है कि इंडिविजुअल यूनिट्स पे ही वो काम कर रहा है, वो उससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल भी नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस में जो इंक्रीज़ होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन यानी कि जो प्राइस में डिक्रीज़ होता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे अभी पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन हो रहा है। मोबाइल रिचार्ज के भाव गिरे हैं तो वो डिफ्लेशन हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, जैसे अभी समझो मेरी कंपनी है, अब मेरी जो कंपनी है उसको मार्केट में 15-20 लाख रुपए चुकाने हैं, लेकिन मेरी कंपनी के पास पैसे जो हैं वो सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है क्योंकि मेरे पास पैसे चुकाने के लिए नहीं है। पॉवर्टी ऑब्वियसली गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है तो देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये हैं फैसिलिटीज़ हैं, जो सामान की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से वजह से भी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अब आज से 10-20 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक थी तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुआ है तो अब हमारे देश में आपको हर जगह पे नए ब्रिजेस, नए टाइप के रेलवेज़ और बेटर क्वालिटी की सर्विसेज, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस सर्विसेज, तो ये सब में फ़र्क आया है। तो ये जो है ये सब के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स काम नहीं करता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, ठीक है जी सर। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने फीचर्स देखे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, अब हम देख रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स how the prices of different products and various factors of production are determined। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमाइन होते हैं और प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे डिटरमाइन होते हैं, ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता चलता है। नाउ कमिंग द सेकंड इज फ्री मार्केट economy. Microeconomics helps in understanding the working of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हमें हेल्प करता है समझने में कि फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे चलती है। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? एक फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस, जो भी वित्तीय फैसले होते हैं, जो भी इकोनॉमिक फैसले होते हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल क्या डिसाइड करता है। इसमें गवर्नमेंट या कोई और एजेंसी डिसाइड नहीं करती। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में अगर किराने की दुकान खोलनी है तो आपको खाली इतना करना है कि आपके पास एक छोटा शॉप लाइसेंस होना चाहिए, आपका खुद का या भाड़े का शॉप हो और एक शॉप लाइसेंस हो, बस। उसके आगे आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जाके गवर्नमेंट को ऐसा बड़ा सा एप्लीकेशन नहीं देना कि मुझे किराने की दुकान खोलनी है तो मुझे ये लाइसेंस वो लाइसेंस। आपको लाइसेंस सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए लगता है, जैसे कि आर्म्स वेपन्स की दुकान के लिए, वाइन यानी लीकर की दुकान के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लगेगा। बाकी आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहें, जैसे अभी मैंने क्लास खोला है तो मुझे क्लास खोलने के लिए खाली एक शॉप लाइसेंस यानी एक परमिशन टू कंडक्ट बिजनेस ही चाहिए, बाकी उसके बाद मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। यानी कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी हो चुकी है।
तो क्या उगाना है, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे करना है, ये इंडिविजुअली ही मैंने डिसाइड किया है। ये कोई भी एंटरप्रेन्योर इंडिया में इंडिविजुअली डिसाइड करता है। कल को अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको लकड़ी बनाने की कंपनी खोलनी है, जैसे प्लाईवुड एंड ऑल बनाने की कंपनी खोलनी है, तो आपको खाली परमिशन ये चाहिए कि आप जहाँ से लोग हैं वो एक लीगली मतलब लीगल वुड सप्लायर होना चाहिए। आप जाके कहीं पेड़ नहीं काटोगे इसी वजह से। तो ये सारे जो रीजनिंग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जहाँ पे कोई सेंसिटिव है तो ही आपको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हैं। Now coming to foreign trade. Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rates of any two countries, gains from international trade to a particular country, etc. अब ये क्या कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ये भी मदद करता है हमको समझने में कि फॉरेन ट्रेड का क्या इफेक्ट होता है प्राइस में, टैरिफ यानी प्राइस में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के। ऑल्सो फॉरेन ट्रेड से ये डिसाइड होता है कि आप दो देशों के बीच में जो करेंसी एक्सचेंज होगी वो किस रेट पे होगी और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को कितना फ़ायदा हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से, इसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अभी आप मेरे को बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल इकोनॉमी है के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे तो आपने ये बोला है कि फॉरेन ट्रेड तो इंडिविजुअल के बीच में होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो, ट्रेड तो इंडिविजुअल के बीच में होगा। अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ इंडिया में और मेरा एक बिजनेस डील जो है वो किसी पर्सन के साथ होता है अमेरिका में, तो मेरे और उसके बीच में डील है। हमारी देश की गवर्नमेंट्स इसमें बीच में नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल हम कुछ इलीगल ना करें। लेकिन क्योंकि हम दो अलग अलग देशों में बैठे हैं तो हमारे डील से हमारे दोनों देशों के ट्रेड को इफेक्ट होगा ना। अब समझो फॉर एग्जांपल मैंने 500 करोड़ का माल बेचा, तो 500 करोड़ जो आया वो अमेरिकन डॉलर्स में कहाँ आएगा, वो इंडियन बैंक में आएगा ना। जब 500 करोड़ रुपए अमेरिकन डॉलर्स में इंडियन बैंक में आएगा तो इंडियन बैंक को बेनिफिट होगा क्योंकि इंडियन बैंक का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। अब वो 500 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है ऐसी चीज़ों को लेने के लिए जिससे अमेरिकन डॉलर्स में पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल ट्रेड यानी कि मेरे और एक बंदे के बीच के ट्रेड के वजह से गवर्नमेंट को बेनिफिट कैसे होता है, इकोनॉमी को बेनिफिट कैसे होता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वही कई सारे इंडियंस दुनिया भर में कई सारे देशों में रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव्स इंडिया में हैं। अब जब वो लोग वहाँ रहते हैं और उनके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं तो वो लोग रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं। इसको कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस। क्या कहते हैं? फॉरेन रेमिटेंस। अब जब ये रेमिटेंस आता है तो आता तो उसके घर वाले को ही है, गवर्नमेंट उसमें से 1 रुपया नहीं लेती है, एक्सेप्ट एनी वैलिड टैक्स। गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं लेगी। तो अब वो पैसा आया तो इंडिविजुअल को, लेकिन आया तो इंडियन बैंक में ना, तो यानी कि एक तरीके से उसका बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है क्योंकि अब वो पैसे को वो यूज़ कर सकती है फॉरेन रिजर्व के तौर पे। ठीक है, तो अब ये इसमें ये भी डिटरमाइन होता है कि एक्सचेंज रेट्स कैसे रहेंगे। यानी कि एक्सचेंज रेट्स यानी कि अब जैसे अगर समझो बहुत सारा अमेरिकन डॉलर अगर इंडिया में आएगा और इंडियन रुपीस कम जाएगा बाहर, तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है बेटर होगा। अभी हमारा एक्सचेंज रेट कम क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अमेरिकन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है और अमेरिकन डॉलर्स कम है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर अभी हमें कुछ अमेरिका से ख़रीदना है तो ऑब्वियसली इंडियन बैंक को अमेरिकन डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है और अमेरिकन डॉलर्स में अगर पेमेंट करनी है तो हमारे पास लिमिटेड अमेरिकन डॉलर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जब दो कंट्री अदर देन, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल इंडिया और ईरान ने बीच में एक एग्रीमेंट किया था जहाँ पे इंडिया ईरान को इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करता था और ईरान वो रुपीज़ को यूज़ करके इंडिया से ही सामान खरीदता था। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड नहीं हो तो फिर इससे आपके एक्सचेंज रेट्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. Microeconomics helps in understanding various complex economic situations with the help of economic models. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इससे इकोनॉमिक मॉडल समझ में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वजह से बहुत कंट्रीब्यूशन मिला है ऐसे कई सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज और टूल्स को बनाने में, जिसके वजह से इकोनॉमिक वेरिएबल समझ में आते हैं। तो क्या एक्चुअल में क्या समझ में आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि किस पॉलिसी से इंडिविजुअल पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल में क्या होता है, इंडिया में रॉ मटेरियल खुद का है हमारा। अगर हम रॉ मटेरियल बाहर बेचें तो वो लोग कपड़ा बना के हमको ही बेचेंगे,
तो रादर देन दैट, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे होता था, तो रादर देन दैट हम क्या करेंगे, हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, हम तैयार कपड़ा बाहर बेचेंगे ताकि हम लोग एंड प्रोडक्ट बना सकें। हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एंड प्रोडक्ट बनाओ रादर देन कि आप रॉ मटेरियल दो। अगर आप रॉ मटेरियल देते हो तो आप लो कॉस्ट में रॉ मटेरियल देते हो और उसके बदले में आपको हाई कॉस्ट में एंड प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है। Now coming to business decisions. Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit etc. तो बिजनेस डिसीजन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने के लिए क्या डिसाइड करना है किसी भी बिजनेस आइडिया को लेके। ये हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, गुड्स का प्राइस कितना है, आउटपुट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। ये गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, कैसे देखते हैं। इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, etc. These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. तो गवर्नमेंट के लिए कैसे यूज़फुल है, ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनाना है, टैक्स कैसे लगाना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस हिसाब से करना है, भाव क्या लगाना है कोई भी चीज़ का। और ऐसी पॉलिसी हमें मदद करती है ये डिसाइड करने में कि हमें कैसे गवर्नमेंट, मतलब हमें एज़ इन गवर्नमेंट को मदद करती है कि कैसे वो अपने गोल्स को अचीव करे जिसकी वजह से हाईएस्ट एलोकेशन हो सके सारे रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक वेलफेयर जो सोसाइटी की है उसको हम बढ़ा सकें। और फाइनली इसका इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिस है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स वो होता है जहाँ पे प्योर मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के बजाय लोगों का भला करना, गरीबों का भला करना, ऐसे लोगों का भला करना जो कि जिनका इकोनॉमिक्स में शेयर कम है, नेशनल इकोनॉमी में शेयर कम है, जो कि देश की समृद्धि का बेनिफिट नहीं मिल रहा है जिन लोगों को, उनकी हेल्प करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसको कहते हैं वेलफेयर पॉलिसीज़। क्या कहते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़। तो ऐसी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स कई हद तक मदद करती है कि कैसे रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ करे, कैसे यूटिलाइज़ करे और उसका पूरी तरह से एलोकेशन अच्छी तरह से हो सके। तो इसके लिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी बेस बनता है। इसके साथ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा ये हुआ। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। थैंक यू गाइस।